आज हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पवन पर बात करेंगे। यह केवल प्रतियोगी विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि आम जनमानस को भी इससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सामना रोज होता है। अब हम सबसे पहले पवन की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में विंड कहते हैं। वैसे तो हम हवा, पवन और समीर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सभी में अंतर भी है। जैसे अगर हम हवा की बात करें तो हवा वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण को कहते हैं, लेकिन जब यही हवा एक जगह से दूसरे जगह क्षैतिज रूप से गति करने लगती है तब हम उसे पवन के नाम से जानते हैं। और जब यही पवन में नमी होती है और हमें आनंद का अनुभव प्रदान करती है तो उसे ही हम समीर कहते हैं। अभी हमने एक जगह चर्चा की कि हवा एक जगह से दूसरे जगह जब गति करती है तो उसे हम पवन कहते हैं। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि हवा कैसे गति कर सकती है, क्योंकि किसी भी वस्तु को चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, तो हवा में तो पैर होता नहीं, तो यह कैसे गति करती है? तो इसका उत्तर है कि वायु दाब के अंतर के कारण, अर्थात जब उच्च वायु दाब से हवा निम्न वायु दाब की ओर गति करती है तो उसे हम पवन कहते हैं। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न आ गया कि यह वायु दाब और उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब क्या है। अब इनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वायु दाब की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा गैसों का मिश्रण होती है और गैसों का भी भार होता है। जैसे गैस से भरा सिलेंडर भारी होता है, वैसे ही गैसों के भार के कारण पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग वायु का दाब होता है। इसी को वायु दाब कहते हैं। अब बात करते हैं निम्न वायु दाब की। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण वहाँ गैसों का भार कम हो जाता है। और जब गैसों का भार कम हो जाता है तो हवा पृथ्वी पर कम दबाव डालती है, जिसके कारण वहाँ पर कम वायु दाब होता है और इसी को हम निम्न वायु दाब के नाम से जानते हैं। और अब हम उच्च वायु दाब की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हवाएं ठंडी होती हैं तो वे नीचे बैठ जाती हैं और अब गैसों का भार अधिक हो जाता है तो वहाँ पर पृथ्वी पर वह दाब अधिक डालने लगती हैं और इससे वायु का दाब अधिक हो जाता है और इसी अधिक वायु दाब को उच्च वायु दाब के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ उच्च से निम्न की ओर चलता है। जैसे पानी को यदि गिराया जाए तो ऊंचे से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। यही कारण है कि हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इसी के साथ हम वायु धारा की भी चर्चा करते चलते हैं। जब हवा क्षैतिज रूप से गति करती है तो उसे हम पवन कहते हैं। वहीं पर जब हवा क्षैतिज न चलकर ऊर्ध्वाधर चलने लगे तो उसे हम वायु धारा कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हवा ऊर्ध्वाधर क्यों चलने लगती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ हवाएं जैसे नीचे आती हैं वह तुरंत गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं और यह सब इतनी तेज़ी से होता है कि उसे क्षैतिज रूप से चलने का मौका ही नहीं मिलता है और हवा क्षैतिज न चलकर ऊर्ध्वाधर चलना शुरू हो जाती है। अब हम पवनों के प्रकारों की चर्चा करते हैं। अगर पवन के प्रकार की बात करें तो पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला प्रचलित पवन या इसे हम अस्थाई पवन भी कहते हैं। दूसरा मौसमी पवन या इसे हम सामयिक पवन भी कहते हैं। और तीसरा अस्थानी पवन। अब हम एक एक पवनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रचलित पवन की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रचलित पवन को अस्थाई पवन भी कहते हैं। अभी हम बताएंगे ये भी कि इसे अस्थाई पवन क्यों कहते हैं।
तो जो प्रचलित पवन ऐसे पवन होते हैं जो वायु दाब के अंतर के कारण लगातार वर्ष भर एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर चलते रहते हैं। क्योंकि ये हवाएं वर्ष भर चलते रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थाई पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये अस्थाई पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन और तीसरा ध्रुवी पवन। अब हम एक एक अस्थाई पवन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यापारिक पवन की चर्चा करते हैं। अगर व्यापारिक पवन की बात करें तो इसे हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं, और ट्रेड विंड का अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। यह पवन एक निश्चित मार्ग पर चलती रहती है, अर्थात वर्ष भर यह एक निश्चित मार्ग पर चलती रहती है। क्योंकि इस मार्ग का प्रयोग प्राचीन काल में हम व्यापार करने के लिए करते थे, इसलिए इसका नाम व्यापारिक पवन पड़ गया। वहीं पर अगर यह पवन की देखें तो यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, यह दोनों गोलार्धों में वर्ष भर चलती रहती है। अब हम बात पछुआ पवन की करते हैं। यह भी एक अस्थाई पवन है, क्योंकि यह वर्ष भर लगातार चलती रहती है और यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर हवाएं चलती हैं। यदि इनकी दिशा को देखें तो यह पश्चिम दिशा से बहती है, इसलिए इन्हें पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। यह दोनों गोलार्धों में चलती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जल का विशाल विस्तार होने के कारण वहां पर पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तेजी से गति करती हैं। और पछुआ पवनों का सबसे अधिक अगर विकास देखा जाए तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, और वहाँ पर हवाएं इतना शोर से चलती हैं कि उनके ध्वनियों के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया है। तो जो 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हुई हवा होती है उसे गरजता चालीसा कहा जाता है। वहीं पर 50 डिग्री अक्षांश पर चलती हुई हवा को प्रचंड पाचासा कहा जाता है, और 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हुई पवनों को चीखता साठा के नाम से जानते हैं। अब हम अस्थाई पवन के तीसरे और अंतिम प्रकार की चर्चा करते हैं, जिसे ध्रुवी पवन के नाम से जाना जाता है। ध्रुवी उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाले पवन को ही ध्रुवी पवन कहते हैं। जो ये ध्रुवी क्षेत्र होता है, यहाँ का वर्ष भर का मौसम अत्यधिक ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पर हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। अब हम मौसमी पवन की बात करते हैं। इसका एक और नाम सामयिक पवन भी है। जब हम पवन का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पवन होते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देते हैं। तो जो पवन मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलते हैं उन्हें हम मौसमी पवन के नाम से जानते हैं। और इस मौसमी पवन में हम कई पवन का नाम ले सकते हैं, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। अब हम एक एक सामयिक पवनों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मानसूनी पवन की चर्चा करते हैं। ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसूनी पवन उन पवन तंत्रों को कहते हैं जिनकी प्रमुख विशेषता मौसम के अनुसार पवन की दिशा का उलट जाना होता है। अब हम सामयिक पवन के एक और प्रकार की चर्चा करते हैं, जिसे हम पर्वत समीर और घाटी समीर के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम चर्चा करें, हम ये बता दें घाटी किसे कहते हैं। तो जो दो पर्वत चोटियाँ होती हैं उनके बीच का जो गहरा क्षेत्र होता है उसे हम घाटी कहते हैं। अब हम चर्चा
पर्वत समीर और घाटी समीर की करते हैं। तो दिन के समय हम देखते हैं जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है वह काफ़ी गर्म हो जाता है, वहीं पर जो घाटी वाला क्षेत्र होता है वो ठंडा रह जाता है, क्योंकि पर्वत चोटियों की उस पर छाया पड़ती है, जिसके कारण घाटी में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है और पर्वतों पर निम्न वायुदाब बन जाता है और इस तरह पवन अब घाटी से पर्वत की तरफ चलना शुरू हो जाती है। इसी को हम घाटी समीर कहते हैं। वहीं पर इसके ठीक उलट देखें, रात में तो पर्वत जल्दी ठंडा हो जाता है और घाटी उसकी अपेक्षाकृत गर्म रहती है। अब पर्वतों पर उच्च वायुदाब और घाटी में निम्न वायुदाब बन जाता है और इस प्रकार रात में हवा पर्वत से घाटी की तरफ चलने लगती है और इसी को हम पर्वत समीर कहते हैं। अर्थात दिन के समय घाटी समीर और रात के समय पर्वत समीर चलते हैं। अब हम सामयिक पवन के एक और प्रकार स्थल समीर और समुद्र समीर की बात करते हैं। इसमें भी अगर हम दिन के समय देखें तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, उसके अपेक्षाकृत जलाशय ठंडा रहता है, तो स्थल भाग पर निम्न वायुदाब और समुद्र पर उच्च वायुदाब बन जाता है। इस प्रकार दिन के समय पवन समुद्र से स्थल भाग की ओर चलने लगते हैं, अर्थात दिन में समुद्र समीर चलते हैं। इसके ठीक उलट रात में स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है और जलाशय भाग गर्म रहता है। इस प्रकार स्थल भाग पर उच्च वायुदाब और जलाशय पर निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है और रात में स्थल से समुद्र की तरफ पवनें चलने लगती हैं, जिसे हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। अर्थात दिन में समुद्र समीर और रात में स्थल समीर चलते हैं। अब हम स्थानीय पवन की बात करते हैं। विश्व में कुछ ऐसे पवन होते हैं जो छोटे क्षेत्रों में ही बहते हैं, यह पूरी पृथ्वी पर नहीं बहते, इसीलिए इनको स्थानीय पवन कहते हैं और इनका नामकरण वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं पर ही आधारित होता है, जिनमें कुछ प्रमुख स्थानीय पवन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अब हम एक स्थानीय पवन लू की चर्चा करते हैं। अगर लू की बात करें तो ये भारत के उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान में मई और जून के महीने में चलती है और ये काफ़ी गर्म होती है और अगर देखा जाए तो तापमान इसका 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वहीं पर एक और स्थानीय पवन की बात करें जिसका नाम है चिनूक, यह अमेरिका और कनाडा क्षेत्र में बहती है और जो अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी ढलान के सहारे ये हवा आगे बढ़ती है और यह काफ़ी गर्म होती है और शुष्क होती है और गर्म और शुष्क होने के कारण बीच में पड़ने वाला जो बर्फ़ का क्षेत्र होता है उसे ये पिघला देती है। इसीलिए इस हवा को हिमभच्छी या स्नो ईटर के नाम से जानते हैं और क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ों को पिघला देती है इसलिए वहाँ पर चारागाह भी विकसित हो जाता है। अब हम एक और स्थानीय पवन हरमट्टन की चर्चा करते हैं। हरमट्टन अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र देखूं तो यहाँ पर ये हवाएं चलती हैं। अगर इसकी उत्पत्ति देखें तो ये सहारा मरुस्थल से होती है और जब सहारा मरुस्थल से होगी तो यह काफ़ी गर्म होती है और शुष्क होती है, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है और जब गिनी तट के पास पहुंचती है तो ये बीच में कुछ जलाशय पड़ते हैं, वहाँ से ये नमी ले लेती है और गिनी तट के पास पहुंचने के बाद यह उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात दिलाती है। इसलिए वहाँ के लोग इसे डॉक्टर वायु के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक और स्थानीय पवन सिराको की बात करते हैं। अगर सिराको की बात करें तो इसकी भी उत्पत्ति सहारा मरुस्थल से होती है और ये भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती है और ये धूल भरी आंधी होती है। जब धूल चलती है तो इसमें धूल के कण
लाल होते हैं। और जब ये इटली में पहुंचते हैं तो बीच में भूमध्य सागर से ये नमी ले लेते हैं और जाकर इटली में जब ये बारिश करते हैं तो ये जो धूल के कण होते हैं ये लाल रंग के होते हैं, और जब ये पानी में मिल जाते हैं तो पानी का रंग ही लाल हो जाता है, और वह वर्षा के रूप में जब नीचे गिरने लगते हैं तो वह लाल रंग के दिखते हैं। इसीलिए इटली में इसे रक्त की वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक और स्थानीय पवन फान का नाम लेते हैं जो स्विट्जरलैंड में बहती है, और यह गर्म होती है जिसके कारण ये बर्फ़ को पिघला देती है, और बर्फ़ को पिघलाने के कारण वहाँ का क्षेत्र चारागाह के रूप में विकसित हो जाता है, और ये अंगूर की फसल के उत्पादन के लिए भी हवा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहीं पर एक पवन और स्थानीय लेते हैं मिस्ट्रल। यह स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में होती है और यह काफ़ी ठंडी होती है, और ठंडी हवा होने के कारण वहाँ के मौसम को यह खराब भी कर देती है। जब हम पवन की चर्चा करें और अस्वच्छांश की चर्चा न करें तो ये बात बेमानी होती है, तो इसलिए हम चर्चा ज़रूर करेंगे। अगर मैं बात करूं अस्वच्छांश की, तो कर्क और मकर रेखा से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य जो उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण होता है उसी को हम अस्वच्छांश के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये अस्वच्छांश नाम कैसे पड़ा, अगर इसकी बात करें तो ब्रिटेन से एक व्यापारी ऑस्ट्रेलिया घोड़ों का व्यापार करने के लिए जा रहा था, तो जब वह इस कटिबंध में पहुंचा तो उसका यान रुक गया। तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि घोड़ों का भार अत्यधिक होने के कारण हमारा यान आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए उसने घोड़ों को समुद्र में उठाकर फेंक दिया, और यहीं से इस कटिबंध का नाम अश्व अक्षांश पड़ा। तो आज हमने पवन के बारे में बात किया। पवन कहते किसे हैं, पवन, हवा और समीर में क्या अंतर है, पवन के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में भी क्या प्रकार हैं, उन सभी की हमने चर्चा की। तो निश्चित है आप बातों को ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।